Yes, students, today we are going to start part B. It means our first part is complete. Part B, and the name of the part B, finance and trade. It means part B completely एक तो finance का डिटेल आएगी इसमें कि सब कहाँ से फाइनेंस लेते हैं और कितने टाइप की ट्रेडिंग होती है, ठीक है, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल की पूरी डिटेल है। तो फाइनेंस एंड ट्रेड हमारा बी पार्ट है। बी पार्ट में चैप्टर नंबर 7 फर्स्ट आता है सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस की बिजनेस फाइनेंस के कौन कौन से सोर्स है। लेकिन सोर्स डिस्कस करने से पहले हमारा टॉपिक आता है व्हाट डू यू मीन बाय द बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस होता क्या? व्हाट डू यू मीन बाय द बिजनेस फाइनेंस? इट मीन्स बिजनेस फाइनेंस है क्या? कहता बिजनेस फाइनेंस का मतलब होता है कि द कैपिटल इन्वेस्टेड इन अवर बिजनेस एज ए ओनर फंड एज वेल एज बोरोड फंड। यानी मेरे बिजनेस में जो भी कैपिटल आप इन्वेस्ट करते हैं, चाहे आपने वो ओनर फंड की फॉर्म में इन्वेस्ट करी, चाहे आपने बोरोड फंड की फॉर्म में इन्वेस्ट करी, जो भी बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करी उस कैपिटल को ही बिजनेस फाइनेंस कहा जाता है, ठीक है। और बिजनेस फाइनेंस की डेफिनेशन आपकी बुक में भी गिवन है कि बिजनेस फाइनेंस का मतलब होता है कि रेफर टू कैपिटल फंड एंड क्रेडिट फंड इन्वेस्टेड इन आवर बिजनेस। यानी जब आप अपने बिजनेस में कैपिटल फंड एंड क्रेडिट फंड, ठीक है, कैपिटल फंड एंड क्रेडिट फंड इन्वेस्टेड इन अवर बिजनेस इज कॉल्ड द बिजनेस फाइनेंस। बेटा कैपिटल फंड का मतलब ओनर फंड होता है और क्रेडिट फंड का मतलब होता है बोरोड फंड। यानी जब आप अपने बिजनेस में ओनर फंड एज वेल एज बोरोड फंड इन्वेस्ट करते हो तो उसी इन्वेस्टमेंट को बिजनेस फाइनेंस कहा जाता है। तो बिजनेस फाइनेंस इज मीन्स दैट कैपिटल विच आर इन्वेस्टेड बाय द ओनर्स एज वेल एज ओनर फंड की फॉर्म में चाहे इन्वेस्ट करी, चाहे बोरोड फंड की फॉर्म में इन्वेस्ट करी, उस कैपिटल को ही बिजनेस फाइनेंस कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन आता है बिजनेस फाइनेंस का मतलब तो कैपिटल हो गया। बिजनेस फाइनेंस मीन दोज कैपिटल विच आर इन्वेस्टेड बाय द ओनर, चाहे उसने खुद इन्वेस्ट करे चाहे उधार लेके इन्वेस्ट करे, लेकिन उस कैपिटल को क्या बोला जाएगा? बिजनेस फाइनेंस बोला जाएगा। क्वेश्चन आता है कि बिजनेस फाइनेंस का बिजनेस में क्या फायदा है? यानी अगर मेरे बिजनेस में फाइनेंस है, पैसा है, तो उससे मेरे बिजनेस में क्या बेनिफिट होता है? देखो सिंपल सी बात है, अगर बिजनेस में फाइनेंस नहीं है, फाइनेंस जो होता है वो बिजनेस का ब्लड है। जैसे मेरी बॉडी को प्रॉपर सर्कुलेट करने के लिए ब्लड की जरूरत है, अगर मेरी बॉडी में ब्लड नहीं हो तो सोच के देखो बॉडी क्या सर्वाइव कर पाएगी, क्या बॉडी वर्क परफॉर्म कर पाएगी? सेम एज इट इज होता है कि बिजनेस में भी, ठीक है, फाइनेंस की उतनी जरूरत होती है जितना हमारी बॉडी में ब्लड की जरूरत होती है। क्योंकि अगर फाइनेंस नहीं है बिजनेस में तो बिजनेस सर्वाइव ही नहीं हो सकता, बिजनेस को सर्वाइव करना ही इम्पॉसिबल हो जाता है। तो सर्वाइव कैसे किया जाता है बिजनेस फाइनेंस को, या बिजनेस फाइनेंस की अगर हमारे बिजनेस में सफिशिएंट फाइनेंस है तो उससे हमें क्या क्या फायदा होता है? बेटा अगर फाइनेंस है तो आप परचेज कर सकते हो क्या? फिक्स एसेट्स एज वेल एज करंट एसेट्स। यानी फिक्स एसेट्स का मतलब यहाँ नॉन करंट एसेट्स होता है, जो मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर मेरे बिजनेस में फाइनेंस है तो फाइनेंस का यूज मैं असेट्स को परचेज करने के लिए भी यूज कर सकती हूँ। क्योंकि जब तक असेट्स नहीं होगी बिजनेस में तो आप बिजनेस में गुड्स का प्रोडक्शन नहीं कर सकते। लैंड परचेज करने में, बिल्डिंग को बनाने में, मशीनें खरीदने में हम फाइनेंस का यूज करते हैं। तो एक तो फाइनेंस का यह यूज हो जाता है फॉर मीटिंग डे टू डे एक्सपेंस, फॉर मीटिंग डे टू डे एक्सपेंस, डे टू डे एक्सपेंस को पेमेंट करने के लिए भी हमें बिजनेस फाइनेंस की जरूरत होती है। बिजनेस में रेगुलरली में बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट करना पड़ता है, वर्कर्स को पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है, या फिर और ज्यादा मशीन अगर ब्रेक डाउन हो जाती है उसकी रिपेयर करानी पड़ती है, और भी रूटीन के एक्सपेंसेस होते हैं, रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ता है। बेटा अगर आपके पास सफिशिएंट फाइनेंस है तो ही आप रूटीन के एक्सपेंस टाइमली पेमेंट कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। अगर आपको बिजनेस को एक्सपेंड करना है, ठीक है, एक्सपेंड करना है अपने बिजनेस को, या आप अपने बिजनेस की ग्रोथ करना चाहते हो, तो एक्सपेंड और ग्रोथ भी तभी पॉसिबल है इफ यू हैव सफिशिएंट फाइनेंस। इफ यू हैव नो फाइनेंस देन इट इज नॉट पॉसिबल यू एक्सपेंड योर बिजनेस इन फ्यूचर। अगर आपके पास सफिशिएंट फाइनेंस नहीं है तो आप अपने बिजनेस को फ्यूचर में एक्सपेंड भी नहीं कर सकते। इट मीन्स अगर बिजनेस में फाइनेंस है तो उससे हमें बिजनेस में एसेट्स को परचेज करने में हेल्प मिल जाती है, डे टू डे एक्सपेंसेस को पेमेंट करने में हेल्प मिलती है, साथ ही फ्यूचर में अगर मैं अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहती हूँ, एक्सपेंड करना चाहती हूँ, तो उससे भी मुझे क्या मिल जाता है? इसमें बेनिफिट मिल जाता है। एक क्वेश्चन और
इसी में दे दिया, हालांकि सेम ही पॉइंट है, कोई अलग से नहीं है। इफ यू हैव एडुकेट फाइनेंस इन योर बिजनेस देन व्हाट बेनिफिट यू गोट। अगर आपके बिजनेस में एडुकेट फाइनेंस है, एडुकेट फाइनेंस का मतलब अगर आपके पास सफिशिएंट फाइनेंस है आपके बिजनेस में, पर्याप्त पैसा आपके बिजनेस में, तो इससे आपको क्या क्या फायदा हो जाता है, ठीक है। तो एक बात बताओ, अगर आपके घर में भी सफिशिएंट फाइनेंस है तो आपको क्या क्या फायदा हो जाता है। सेम एज इट इज बिजनेस में, अगर मेरे पास एडुकेट फाइनेंस है तो डेफिनेटली सबसे पहले मैं टाइमली क्या करूंगी, यानी मेरा स्मूथ प्रोडक्शन होगा। अगर मान लो मेरे पास सफिशिएंट फाइनेंस है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आता है स्मूथ प्रोडक्शन होता है, ठीक है। किसी टाइप की प्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। डे टू डे एक्सपेंस टाइम की पेमेंट हो जाते हैं, डे टू डे एक्सपेंस आप टाइमली पेमेंट कर पाओगे, उनके पेमेंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तीसरा, अगर मेरे पास सफिशिएंट फाइनेंस है तो मैं टेक्निक प्रॉपर अपडेट रखूंगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी में टाइम के अकॉर्डिंग, एनवायरमेंटल चेंज के अकॉर्डिंग टेक्निक चेंज होती रहती है। बेटा अगर आपके पास सफिशिएंट फाइनेंस है तो आप उस चेंजिंग टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग अपने आप को अपडेट कर सकते हो, यानी पुरानी वाली को हटा के नई टेक्निक यूज कर सकते हो अगर आपके पास सफिशिएंट फाइनेंस है। लेकिन पैसा नहीं है तो ओल्ड टेक्निक के अकॉर्डिंग भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि पैसा तो है ही नहीं आपके पास चेंज करने के लिए। सप्लायर्स को टाइम पर पेमेंट दे सकते हो। जो सप्लायर्स होते हैं आपके, जिनसे आप रॉ मटेरियल, ठीक है, टाइम भी आप उनका मनी क्या कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। अगर डिप्रेशन का टाइम आता है, अगर आपके पास सफिशिएंट फाइनेंस है तो डिप्रेशन के टाइम को भी आप इजीली से क्या कर सकते हो, फेस कर सकते हो। अगर आपके पास डिप्रेशन का टाइम है, मान लो रिसेशन आ गया इकोनॉमी में, डाउन चली गई इकोनॉमी, तो कहता है अगर आपके पास सफिशिएंट फाइनेंस है तो आप डिप्रेशन के पीरियड को भी इजीली से फेस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इसके अलावा अगर आपके पास सफिशिएंट फाइनेंस है, ठीक है, तो आप कंपटीशन को इजीली से फेस कर सकते हो। टू फेस कंपटीशन, कंपटीशन फेस करने में, टू फेस कंपटीशन, कंपटीशन मार्केट में बड़ा टफ कंपटीशन है, और टफ कंपटीशन में इफ यू सर्वाइव ओनली व्हेन यू हैव सफिशिएंट फाइनेंस, विदाउट फाइनेंस यू कांट सर्वाइव इन द मार्केट। बहुत टफ कंपटीशन है, तो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कोई नई टेक्निक, कोई नई स्ट्रेटजी, आपको डिस्काउंट देना पड़ सकता है, कुछ ऑफर देने पड़ सकते हैं एक्स्ट्रा, तो ये ऑफर आप तभी दे सकते हो जब आपके पास सफिशिएंट फाइनेंस है। अगर आपके पास सफिशिएंट फाइनेंस नहीं है तो आप कस्टमर्स को अट्रैक्ट भी नहीं कर सकते कुछ एक्स्ट्रा ऑफर देकर। तो मार्केट में अगर टफ कंपटीशन है तो उस टफ कंपटीशन में भी आप तभी सर्वाइव कर पाओगे जब आपके पास सफिशिएंट फाइनेंस है। तो इसका मतलब भाई, अगर और भी बहुत सारे पॉइंट आप लिख सकते हो अपने आप से, कोई जरूरी नहीं है, मैंने जो बताई वही। अगर मेरे बिजनेस में सफिशिएंट फाइनेंस है तो मुझे क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, बेटा टाइमली ऑल ओवर एक्सपेंसेस की पेमेंट करूंगी, टाइमली मैं असेट्स को अपडेट करवा सकती हूँ, टेक्निक अपडेट करवा सकती हूँ, सप्लायर्स को टाइम पर पेमेंट कर सकती हूँ, रोड प्रोडक्शन भी स्मूथली चलेगा, ठीक है। और इसके साथ साथ डेली के एक्सपेंसेस भी टाइम पर पेमेंट करूंगी, कंपटीशन बड़ा इजीली से फेस हो जाएगा, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में यूज कर सकती हूँ, लाइबिलिटीज की टाइम पर पेमेंट कर सकती हूँ, और साथ साथ अगर इकोनॉमी डिप्रेशन पे चली जाती है तो भी मैं वो टाइम इजीली से फेस कर सकती हूँ। इफ यू हैव सफिशिएंट फाइनेंस, इफ आई हैव सफिशिएंट फाइनेंस, अगर मेरे पास पर्याप्त पैसा है तो, और भी जो भी पॉइंट, अगर आपके पास पैसा है तो सारा ही काम स्मूथली हो जाएगा, किसी टाइप की कोई हिंड्रेंस नहीं आती। ये तो नॉर्मल चीजें थी, इसके बारे में हल्का सा डिटेल है, बस आप लोगों को तो इसमें क्या आ सकता है, बस बिजनेस फाइनेंस की डेफिनेशन ही है, और इतना ये जो चीजें तो नॉर्मल कोई भी बच्चा लिख सकता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि बिजनेस फाइनेंस का मीनिंग सबको आना चाहिए। बिजनेस फाइनेंस होता है क्या? बिजनेस फाइनेंस मीन दैट कैपिटल व्हिच आर इन्वेस्टेड बाय द ओनर्स, ठीक है, एज ए फॉर्म ऑफ ओनर फंड एज वेल एज बोरोड फंड। चाहे ओनर फंड की फॉर्म में ओनर ने इन्वेस्ट करा, चाहे बोरोड फंड की फॉर्म में इन्वेस्ट करा, वो बिजनेस फाइनेंस है। बाकी ये सब चीजें तो बेटा नॉर्मल है। उसके बाद हमारा जो मेन क्वेश्चन है ना बेटा, वो ये आता है, यहाँ से मेन क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस ऑन द बेस ऑफ ओनरशिप, कि ओनरशिप के ब्याह पर बिजनेस फाइनेंस कितने टाइप का होता है। ओनरशिप के ब्याह पर बिजनेस फाइनेंस दो टाइप का होता है, एक ओनर फंड और एक आपका कौन सा होता है, बोरोड फंड। तो कहता है कि सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस में ओनरशिप के ब्याह पर दो टाइप का फाइनेंस होता है, ओनर फंड, बोरोड फंड। तो मैं आज आपको दोनों ही करा देती हूँ। फर्स्ट आता है ओनर फंड क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द ओनर फंड। ओनर फंड है क्या?
ओनर फंड का मीनिंग और उसकी फीचर्स। What do you mean by the owner fund? बेटा owner fund means that fund which are invested by the owners. Owner fund वो फंड होते हैं जो बिजनेस के ओनर्स इन्वेस्ट करते हैं, समझ आ गया? तो उस फंड को क्या बोला जाता है? ओनर फंड बोला जाता है। ओनर फंड के फीचर्स में फर्स्ट फीचर इसकी दे रखे हैं परमानेंट कैपिटल। सेकेंड इसकी फीचर है प्रोविजन ऑफ रिस्क ऑफ कैपिटल। थर्ड आती है नो सिक्योरिटी। और चौथा आता है सोर्स ऑफ ओनर फंड। ये चार फीचर है ओनर फंड की। फर्स्ट फीचर आती है परमानेंट कैपिटल। इट मीन्स when the company obtain the fund from owners, then the company obtain the permanent capital. It means the company can't return its capital. It's मतलब owners की the company can't return the owner capital for its whole life. So we can say that the owner fund is the permanent capital. अगर कंपनी ने ओनर फंड से पैसा ले लिया तो कंपनी अपनी पूरी लाइफ में उन ओनर्स का पैसा रिटर्न नहीं करती है, इसलिए कंपनी को कैसा पैसा मिल जाता है? परमानेंट कैपिटल मिल जाती है। मैंने कल भी बच्चों को समझाया था क्योंकि ऑलरेडी टॉपिक हमारा डिस्कस हो चुका है क्लास में कि अगर कंपनी ने शेयर इशू कर दी, इक्विटी शेयर इशू कर दिए और जिन जिन लोगों ने भी कंपनी के शेयर्स खरीदे वो कंपनी के क्या बन गए? शेयर होल्डर्स। वो कंपनी के क्या बन गए? शेयर होल्डर्स बन गए। अब एक बात बताओ, शेयर होल्डर्स वो इसका मतलब शेयर होल्डर्स बन गए। अब 2 साल बाद अगर वो शेयर होल्डर चाहेगा कि कंपनी ऐसा करो आप अपने शेयर वापस ले लो और हमारे पैसे वापस दे दो, तो इट कांट बी पॉसिबल। अगर वो 2 साल बाद कंपनी को कहते हैं कि जी आप ऐसा करो अपने शेयर्स ले लो और हमें तो हमारे पैसे क्या कर दो? वापस कर दो, तो इट कांट बी पॉसिबल। ये नहीं हो सकता कभी, क्योंकि कंपनी एक बार जिन लोगों को शेयर इशू कर देती है कंपनी अपनी पूरी लाइफ में उनके पैसे वापस नहीं करती है। पूरी लाइफ, चाहे कंपनी 1000 साल चले, कंपनी 5000 साल चले, चाहे कंपनी करोड़ साल चले, लेकिन कंपनी उनके पैसे वापस नहीं करती। फिर आपके माइंड में क्वेश्चन आता है, मैडम एक बात बताओ, कंपनी ऐसे पैसे वापस नहीं करेगी तो हमारा पैसा तो ब्लॉक ही हो गया उनके पास। भाई मेरा मन करे जब तो मैं पैसा नहीं ले सकती ना, मेरा पैसा तो ऐसा हो गया कि मैंने एक बार वॉल खरीद लिया तो ब्लॉक हो गया। नहीं, अगर आप चाहे तो आप अपने शेयर्स को शेयर मार्केट में बेच सकते हो किसी अनदर शेयर होल्डर्स को, किसी अनदर इन्वेस्टर्स को। कंपनी पैसा नहीं देती है, बट इफ यू वांट टू सोल्ड योर शेयर्स इन शेयर मार्केट एंड यू कैन सोल्ड टू एनी अदर इन्वेस्टर हु वांट टू परचेज ऑफ ऑल दिस शेयर्स, ठीक है, एंड कन्वर्ट सिक्योरिटी इनटू कैश। अपनी सिक्योरिटी को कैश में कन्वर्ट करा सकते हो, लेकिन कंपनी पैसा नहीं देती है। लेकिन आप चाहो तो अपनी सिक्योरिटी किसी को भी बेच सकते हो, जो खरीदना चाहता है उसको बेच सकते हो। तो उस केस में आप अपनी सिक्योरिटी को कैश में कन्वर्ट करा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बात अच्छे से समझ आ रही है कि क्या बता रही हूँ कि कंपनी अगर ओनर फंड इशू करके फाइनेंस रेज कर लेती है, ओनर फंड का मतलब इक्विटी शेयर, अगर कंपनी इक्विटी शेयर इशू करके पैसा लेती है तो कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स का पैसा अपनी पूरी लाइफ में उनको वापस नहीं करती है, इसलिए कंपनी को ओनर फंड से परमानेंट कैपिटल मिलती है। सेकेंड पॉइंट आता है प्रोविजन ऑफ रिस्क कैपिटल, यानी जो ओनर फंड होते हैं वो रिस्की कैपिटल होती है। ओनर फंड जो होते हैं वो आपकी कौन सी कैपिटल होती है? रिस्की कैपिटल होती है ओनर फंड की। ओनर फंड को रिस्की क्यों कहा जाता है? क्योंकि एट द टाइम ऑफ लॉस, अगर कंपनी लॉस फेस करती है तो इट इज नॉट कंपल्सरी टू पेमेंट टू द ओनर्स। एट दैट टाइम द कंपनी कांट पे एनी अमाउंट टू द ओनर्स, क्योंकि जब कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है तो कंपनी ओनर्स को प्रॉफिट का शेयर दे देती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर कंपनी लॉस फेस करती है तो उस केस में कंपनी ओनर्स को कुछ भी पेमेंट नहीं करती है, इसलिए इनको रिस्की कैपिटल कहा जाता है। रिस्की फेस करेंगे भाई, लॉस होने वाले टाइम में कुछ नहीं मिलता इनको, ठीक है। अब एक बात बताऊं, आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मैंने कंपनी के शेयर खरीद लिए, तो मैं तो कंपनी की क्या हूँ? ओनर, शेयर होल्डर हूँ, और 10 लाख के मैंने शेयर खरीद रखे हैं, और उन्होंने उसी कंपनी ने क्या कर दिया, आईसीआईसी बैंक से लोन भी ले रखा है 10 लाख का, ठीक है। कंपनी को लॉस हो गया, लॉस हो गया तो कंपनी ने मुझे तो डिविडेंड, प्रॉफिट का पार्ट मुझे तो कंपनी देती है, उसको डिविडेंड कहा जाता है, ठीक है। तो कंपनी ने मुझे तो डिविडेंड नहीं दिया क्योंकि लॉस हो गया, लेकिन क्या कंपनी आईसीआईसी बैंक को इंटरेस्ट नहीं देगी?
देगी। चाहे कंपनी को लॉस हो तब भी कंपनी बोरोड फंड पर तो इंटरेस्ट देगी ही देगी, कुछ भी हो, चाहे अपनी प्रॉपर्टी बेच के उसका पैसा दे, लेकिन उसका पैसा तो हर हाल में वापस करेगी। लेकिन मेरा नहीं, ओनर्स का नहीं करती, इसलिए इनको रिस्की कैपिटल कहते हैं। अब बताओ बोरोड फंड होल्डर को क्या दिक्कत है भाई, हर हाल में चाहे कंपनी प्रॉफिट कमाओ चाहे लॉस कमाओ, उनको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि उनको तो हर हाल में इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन ओनर फंड को बेटा लॉस होने वाले टाइम में कुछ भी नहीं मिलता है, इसलिए ओनर फंड को रिस्की कैपिटल कहते हैं। सबको समझ आ गया रिस्की क्यों कहते हैं, क्योंकि लॉस होने वाली ईयर को कुछ पेमेंट नहीं मिलती। उसके बाद नो सिक्योरिटी कहता है ओनर फंड पे कंपनी किसी टाइप की कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करती है। आप लोगों ने देखा होगा अगर हम बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक सिक्योरिटी की डिमांड करता है, भाई कुछ सिक्योरिटी रखो, गिरवी रखो तब लोन देंगे। बाइक में तो क्या 10 नहीं दिया लोन तो मैं क्या करूँगा, मैं बैंक के पास लोन लेने जाती हूँ, मैंने लोन लिया 50 लाख का, 1 करोड़ का मैंने बैंक से लोन ले लिया, तो बैंक कहेगा भाई भी आपने 1 करोड़ रुपए नहीं दिए वापस, तो मैं कैसे पेमेंट लूँगा, कुछ सिक्योरिटी में रखो ना, गिरवी रखो। तो मैंने जिस घर का लोन लिया है उस घर की रजिस्ट्री बैंक अपने पास रखवा लेता है, और वो बैंक वो रजिस्ट्री घर की तब तक बैंक के पास रखी रहेगी जब तक मैं बैंक के पूरे लोन की पेमेंट नहीं कर देती, ठीक है, ताकि मैं उस घर को ना बेच सकूँ। अब बैंक ने सिक्योरिटी में घर रखवा रखा है, यस या नो। लेकिन अगर मैंने कंपनी के ओनर फंड, अगर कंपनी ने पैसा ओनर फंड से ले रखा है, शेयर इशू करके पैसा ले रखा है, तो शेयर होल्डर्स को कंपनी इस टाइप की कोई गारंटी नहीं देती। अगर मान लो बैंक से भी लोन ले लिया मैंने, मेरी कंपनी ने बैंक से लोन ले लिया, तो बैंक कहता भाई 10 लाख का लोन तो मैंने दे दिया, लेकिन बाय द वे पैसा नहीं दिया, तो सिक्योरिटी रख अपनी किसी एसेट्स को। मैंने अपनी एक मशीन को बैंक के पास गिरवी रख दिया, वो बैंक के पास जाके नहीं रख दिया, नहीं, उस बैंक उस मशीन की जो ओनरशिप है ना, वो बैंक के उस मशीन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो ओनरशिप के, वो बैंक के पास डिपॉजिट करा दिए, क्योंकि जब तक वो मशीन का डॉक्यूमेंट नहीं आएगा तब तक उसको सेल नहीं कर सकती। मशीन मैं यूज कर रही हूँ बिजनेस में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जब तक मैं बैंक लोन की पेमेंट नहीं करती हूँ तब तक, ठीक है, वो मशीन बैंक की मानी जाती है, यूज मैं कर रही हूँ, लेकिन उसके ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स बैंक के पास है, ठीक है। अगर बाय द वे मैंने बैंक के लोन की पेमेंट नहीं की तो बैंक आएगा उस मशीन को बेच देगा, अपना पैसा ले लेगा। तो बताओ उस बोरोड फंड पे कोई रिस्क है, उस बंदे को कोई रिस्क है नहीं, उसका पैसा तो सेफ है। यहाँ इस टाइप की कोई सिक्योरिटी कंपनी ओनर फंड होल्डर को नहीं देती। यानी जो कंपनी के शेयर्स है, जब कंपनी जिनको भी शेयर इशू करती है उन शेयर होल्डर्स को कंपनी किसी टाइप की कोई असेट्स की सिक्योरिटी नहीं देती है। अगर आप लोगों को लॉस हो गया तो लॉस ही होगा, ठीक है, फायदा होगा तो फायदा, यानी आपको किसी टाइप की कोई गारंटी, किसी असेट्स की कोई सिक्योरिटी कंपनी नहीं देती है ओनर फंड होल्डर को। इट्स क्लियर। उसके बाद आता है सोर्सेज ऑफ ओनर फंड। ओनर फंड के 2 ही सोर्स है बेटा, एक शेयर कैपिटल जो मैं बार बार वर्ड यूज कर रही हूँ, जब आएगा ना तो मैं शेयर का आपको डिटेल अच्छी से बताऊंगी, शेयर कैपिटल, और एक आता है आपका रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग क्या होता है इसको भी समझ लो। शेयर कैपिटल का मतलब जब कंपनी शेयर इशू करती है, और शेयर इशू जिन जिन लोगों ने भी शेयर खरीदे वो कंपनी के शेयर होल्डर बन गए, और उन लोगों से जो पैसा कंपनी के पास आया वो पैसा शेयर कैपिटल होता है, वो ओनर फंड में आता है। फिर क्वेश्चन आता है रिटेन अर्निंग क्या होती है। कंपनी अपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट बिजनेस में रिटेन कर लेती है। कंपनी अपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट बिजनेस में रिटेन कर लेती है कि फ्यूचर में काम आएगा, ठीक है, उस सेविंग को ही रिटेन अर्निंग कहा जाता है। जैसे आप लोगों को अकाउंट्स में मैडम ने बताया होगा जर्नल रिजर्व, कि भाई प्रॉफिट का जो पार्ट अपने बिजनेस में आप रिजर्व कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, तो फ्यूचर में काम आएगा, तो उसी को रिटेन अर्निंग कहा जाता है। तो वो भी तो हमारा ओनर्स का ही होता है, क्योंकि भाई कंपनी का फायदा किसका होता है, ओनर्स का ही होता है, तो इसलिए उस अर्निंग को बेटा रिटेन अर्निंग कहा जाता है। सबको समझ आ गया। तो ये ओनर फंड के 2 सोर्स है, इट्स क्लियर यहाँ तक। उसके बाद हमारा अगला जो सोर्स ऑफ फंड है वो आपका आता है बोरोड फंड। कौन सा आता है, बोरोड फंड। सेकंड आता है आपका बोरोड फंड। बोरोड फंड का मीनिंग सबसे पहले, बोरोड फंड का मतलब होता है, बोरोड फंड मीन्स दैट फंड विच ए कंपनी बोरो फ्रॉम आउटसाइड पार्टी। एक कंपनी जब भी किसी आउटसाइड पार्टी से मनी बोरो कर लेती है
तो उसको बोरोड फंड कहा जाता है। उधार लेना किसी से, जैसे मान लो हमें ही पैसे की जरूरत है और मैं योगेश के पास चले जाती हूँ, योगेश भाई मेरे को तो 5 लाख रुपए दे दो, तो मैंने योगेश से फंड बोरो कर लिया, पैसा उधार लिया मैंने। इसको क्रेडिट फंड भी बोलते हैं, एक ही बात है, क्रेडिट फंड या बोरोड फंड, बोथ विल बी द सेम, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। तो बोरोड फंड मींस दैट फंड व्हिच आर बोरो बाय द कंपनी फ्रॉम आउटसाइड पार्टी। किसी भी आउटसाइड पार्टी से कंपनी ने अगर फंड बोरो कर लिया, उधार ले लिया, तो उस फंड को बोरोड फंड कहा जाता है। आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, बोरोड फंड रेफर्स टू द बोरोइंग ऑफ द फर्म। बोरोड फंड वो फंड होते हैं जो फर्म ने बोरोइंग किया है, उधार लिया है। इट इंक्लूड ऑल फंड्स अवेलेबल बाय वे ऑफ लोन और क्रेडिट। जब कंपनी किसी भी टाइप का लोन बैंकों से लेती है तो वो सारा बोरोड फंड ही होता है। किसी भी आउटसाइड पार्टी से कंपनी पैसा बोरो कर लेती है तो बेटा उसको बोरोड फंड कहा जाता है। आई थिंक मेरे हिसाब से बोरोड फंड सबको समझ आ गया। बोरोड फंड का मतलब पैसा उधार लेना, उधार लेना चाहे कहीं से भी लिया हो, लेकिन अगर कंपनी मनी बोरो करती है किसी आउटसाइड पार्टी से तो उस फंड को बोरोड फंड कहा जाता है। बोरोड फंड के फीचर्स में देखो, फीचर्स इसके फीचर्स में फर्स्ट फीचर है फिक्स टाइम। फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसके बाद इसका थर्ड पॉइंट आता है सिक्योरिटी। और फीचर्स का फोर्थ पॉइंट आता है कंट्रोल सोर्सेज ऑफ बोरोड फंड। आई थिंक मेरे हिसाब से सबको बोरोड फंड का मीनिंग क्लियर हो गया। आप अपने हिसाब से भी लिखने की कोशिश किया करो, चाहे गलत लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हिंदी में मतलब समझ आ जाता है ना तो उसी को इंग्लिश में लिखने की कोशिश करो, वो सही आएगा। बोरोड फंड का फीचर्स में सबसे पहले आता है फिक्स टाइम। एक बात बताओ, जब भी किसी से उधार पैसे लेने जाते हो तो भाई परमानेंट टाइम के लिए पैसा मिल जाता है या फिक्स टाइम के लिए मिलता है? फिक्स टाइम। कोई ऐसा तो नहीं होता ना, मैं योगेश के पास गई, योगेश भाई मेरे को 5 लाख रुपए की जरूरत है, योगेश कहता है मैडम पूरी जिंदगी रख ले, कोई दिक्कत नहीं, वापस देने की जरूरत नहीं है। नहीं भाई, ऐसा कोई नहीं है ना। अगर मैं अपने ब्रदर से भी पैसा लेने जाती हूँ, समझ आ गया, तो मेरा ब्रदर भी कहेगा कितने दिन में आप रिटर्न कर दोगे, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, वो इंटरेस्ट नहीं लेगा ज्यादा से ज्यादा। भाई ब्रदर है, पैसा तो सबके पास लिमिटेड ही है। आप सोचो मैडम भाई भी वापस लेगा, नहीं लेगा, क्या बताओ, यस या नो? लेगा ना, क्यों? क्योंकि पैसा सबके पास लिमिटेड है, उसकी भी फैमिली है, उसको भी ग्रोथ करनी है। ऐसे थोड़ी ना सबको 10-10 लाख रुपए बांट देकर वापिस नहीं लेगा। भाई ज्यादा हम रिलेशंस में रहते हैं तो हम इंटरेस्ट नहीं लेते, ठीक है। अगर हम अपने मतलब रिलेटिव से लेते हैं, अपने कजन से ले रहे हैं, तो वो ज्यादा से ज्यादा मान लो क्या करेगा, मेरे से इंटरेस्ट नहीं लेगा, बट पैसे तो उसका रिटर्न करोगे ना, प्रिंसिपल अमाउंट तो रिटर्न करनी पड़ती है। ऐसा नहीं होता कि प्रिंसिपल अमाउंट, या फिर आप लोगों की कोई जानकारी में ऐसा है कि भाई मैडम मुझसे पैसा ले लो, उसको देने की जरूरत नहीं है, तो भाई मेरे को भी कॉन्टैक्ट नंबर दे दो, ऐसा कभी भी नहीं। प्रिंसिपल अमाउंट तो हमें डेली देनी पड़ती है। हिसाब तो ये बनता है कि इंटरेस्ट भी देना ही देना पड़ता है। बोरोड फंड वो तो मैं एक रिलेशन में बता दिया कि भाई भाईचारे में हम ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट छोड़ सकते हैं, बाकी वैसे देना पड़ता है। क्वेश्चन ये आती है कि भाई जो बोरोड फंड है वो एक फिक्स टाइम के लिए हम बोरो करते हैं, और फिक्स टाइम के बाद हमें वो प्रिंसिपल अमाउंट, वो बोरोड फंड उस पर्सन को क्या करना पड़ता है, रिटर्न करना पड़ता है। अगर एक्यूरेट टाइम पर आपने वो बोरोड फंड रिटर्न नहीं किया तो वो बोरोड जो फंड का ओनर है वो आपके अगेंस्ट में लीगल एक्शन भी ले सकता है। जैसे ओनर फंड का पैसा परमानेंट मिल जाता है ना, उनको वापस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बोरोड फंड का जो मनी है वो फिक्स टाइम के लिए आपको रिसीव होता है। कहता था बोरोड फंड इज रेज्ड बाय द बिजनेस फर्म फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड ओनली। दीज फंड्स मे बी रेज्ड फॉर शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म। बोरोड फंड का पैसा आप कैसे भी ले सकते हो। अगर आपको सिर्फ 1 साल के लिए जरूरत है तो शॉर्ट टर्म के लिए आप बोरो कर सकते हो। अगर 1 साल से ज्यादा 5 साल तक के लिए फंड की चाहिए तो मिड टर्म के लिए बोला जाएगा। अगर 5 साल से ज्यादा टाइम के लिए आपको पैसा चाहिए तो आप लॉन्ग टर्म के लिए भी फंड बोरो कर सकते हो, लेकिन फिक्स टाइम के लिए ही पैसा उधार मिलता है, परमानेंट कभी नहीं मिलता। पहला पॉइंट। सेकेंड, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। बोरोड फंड पर हमें फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करनी पड़ती है, पेमेंट करनी पड़ती है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे कंपनी को लॉस, हर हाल में बोरोड फंड पर मुझे फिक्स रेट से इंटरेस्ट पेमेंट करना ही करना पड़ता है।
जबकि ओनर फंड पर इस टाइप का कोई परमानेंट बर्डन नहीं होता, तभी तो इसको रिस्की कहा जाता है। प्रॉफिट हो गया तो इनको दे दिया डिविडेंड, लेकिन अगर लॉस हो गया तो ओनर फंड को कोई डिविडेंड नहीं दिया। बेटा ओनर फंड होल्डर को तो रिटर्न में डिविडेंड दिया जाता है जो प्रॉफिट का पार्ट होता है, लेकिन बोरोड फंड होल्डर को क्या दिया जाता है? इंटरेस्ट। क्या बोला जाता है उसको? इंटरेस्ट। समझ आ गया? जैसे एक सेल्समैन को कमीशन देते हैं, हम लोगों को सैलरी दी जाती है, एक कंस्ट्रक्शन साइट पे जो बंदा काम करता है उसको वेजेज बोला जाता है, सबको अलग अलग है ना, है तो कंपनसेशन ही, लेकिन उसका नाम अलग अलग है। तो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाता है और जो बोरोड फंड होल्डर है उनको इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट आपको फिक्स रेट से देना होता है और कंपल्सरी देना होता है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस। देखो एक बार सारे बच्चे अपनी बुक में रेगुलर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट आपकी बुक में हेडिंग बना रखा है। इट इज ए लीगल कंपल्सन ऑन बिजनेस फर्म टू पे ए रेगुलर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड। द प्रिंसिपल अमाउंट आल्सो हैज टू पे विद इन ए फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। The payment of interest as well as principal amount is a legal liability of a company respective of its earning. बेटा कंपनी को बोरोड फंड पर फिक्स रेट से इंटरेस्ट देना मैंडेटरी है, चाहे कंपनी प्रॉफिट अर्न करे चाहे कंपनी लॉस फेस करे, लेकिन इंटरेस्ट जरूर देना। इट्स क्लियर? तो इसका मतलब यहाँ कोई रिस्क नहीं, रिस्क नहीं है ना, क्या रिस्क है? पैसा मिलेगा मिलेगा आपको। तो तीसरा सिक्योरिटी। जो बोरोड फंड होते हैं वो कंपनी की असेट्स पर सिक्योर्ड होते हैं हमेशा। जब भी बोरोड फंड हम कहीं से किसी भी थर्ड पार्टी से पैसा उधार लेते हैं तो हमेशा थर्ड पार्टी हमारे से सिक्योरिटी मांगते, भाई गिरवी रख क्या रखेगा, कल तूने पैसा देने के लिए मना कर दिया तो फिर कहां से पैसा लूंगा, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। सिक्योरिटी पे होता है, जब भी कंपनी बोरोड फंड से फंड रेज करती है तो कंपनी डेफिनेटली अपने एसेट्स की सिक्योरिटी देती है बोरोड फंड होल्डर को, जबकि ओनर फंड में किसी टाइप की कोई सिक्योरिटी ओनर्स को नहीं देती। देखो एक बार सारे बच्चे कहता है सिक्योरिटी जनरली फर्म कैन गेट बोरोड फंड अगेंस्ट द सिक्योरिटीज ऑफ असेट्स। बोरोड फंड हमेशा असेट्स की सिक्योरिटीज पर अवेलेबल होते हैं। बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफर लोन ऑन डिफरेंट टर्म्स अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ असेट्स। हम बैंक से भी अगर लोन लेते हैं तो बैंक भी हमारे से सिक्योरिटी की डिमांड करता है। सिक्योरिटी का मतलब सबको समझ आ गया, गिरवी रखना, असेट्स को गिरवी रखते हैं वहां पर, तब बैंक हमें लोन प्रोवाइड करता है। इट मीन्स बोरोड फंड से फंड एक कंपनी को हमेशा सिक्योरिटी पर मिलता है, तो बोरोड फंड पर सिक्योरिटी दी जाती है, कंपनी सिक्योरिटी देती है अपने एसेट्स की, लेकिन ओनर फंड पे कोई सिक्योरिटी नहीं देती। फोर्थ पॉइंट है कंट्रोल। बेटा बोरोड फंड होल्डर्स जो होते हैं ना वो कंपनी के ओनर नहीं होते, याद रखना इस चीज को। क्रेडिटर्स होते हैं, बोरोड फंड जो होल्डर्स होते हैं, ऑल दीज पर्संस आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जिनको कंपनी को पेमेंट करनी होती है। बोरोड फंड होल्डर कंपनी के ओनर नहीं होते, वो कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं। इसलिए बोरोड फंड होल्डर कंपनी के मैनेजमेंट और कंट्रोलिंग में किसी टाइप का कोई इंटरफेरेंस उनका नहीं होता। कंपनी के डिसीजन मेकिंग में, मीटिंग्स में, किसी भी टाइप का कंट्रोल करने में बोरोड फंड होल्डर का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, बिकॉज बोरोड फंड होल्डर्स आर नॉट द ओनर ऑफ द कंपनी, क्योंकि ये कंपनी के ओनर नहीं है। सबको समझ आ गई बात? लेकिन जो ओनर फंड होल्डर्स है ये कंपनी के क्या होते हैं? ओनर होते हैं, और पूरी कंपनी की कंट्रोलिंग पावर, डिसीजन मेकिंग पावर इन्हीं के हाथ में होती है, ये पूरी कंपनी का मैनेजमेंट करते हैं। जबकि बोरोड फंड होल्डर्स कंट्रोल नहीं करते, कोई मैनेजमेंट में इनका इंटरफेरेंस भी नहीं होता। लिखा हुआ है द बोरोड फंड सिक्योरिटी होल्डर डू नॉट गेट द राइट टू कंट्रोल एंड मैनेज द एक्टिविटी ऑफ बिजनेस। यानी कंपनी की मैनेजमेंट एक्टिविटी में भी इनका कोई रोल नहीं है, कंट्रोल में भी कोई रोल नहीं है। They have the right to sue the firm in case that there is a default in payment of interest and repayment of loan. इनको एक ही राइट है, अगर कंपनी ने टाइमली इनका इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करा, अगर कंपनी ने टाइमली इनकी प्रिंसिपल अमाउंट वापस नहीं करी, तो ये कंपनी के अगेंस्ट में लीगल एक्शन ले सकते हैं बस। इसके अलावा इनको डिसीजन लेने का, कंट्रोल करने का, मैनेजमेंट करने का राइट से नहीं है, तो इनके पास कोई कंट्रोलिंग इंटरफेरेंस नहीं है। बोरोड फंड के कौन कौन से सोर्स है? बोरोड फंड के बहुत सारे सोर्स है। अगर आपने बैंक से लोन से पैसा ले लिया, डिवेंचर से पैसा ले लिया, पब्लिक डिपॉजिट, ये सारी चीजें मैं एक एक करके डिटेल में बताऊंगी। लोन तो पता ही होगा, सारे बच्चों को पता है डिवेंचर क्या होता है, पब्लिक डिपॉजिट्स क्या होता है, ठीक है। और इसके साथ साथ ट्रेड क्रेडिट, ये 1 बाय 1 करके एक सोर्स आएगा, ठीक है। तो ये आपके थे बोरोड फंड के सोर्स की, ये वो सोर्स है जो हम बोरोड फंड से पैसा ले सकते हैं। ट्रेड क्रेडिट,
पब्लिक डिपॉजिट। बेटा इन सब का जो स्टेप बाय स्टेप में एक को डिटेल डिस्कस करेंगे, एक एक सोर्स की, तब मैं अच्छे से डिटेल से बताऊंगी डिबेंचर्स क्या होता है, पब्लिक डिपॉजिट क्या है, ट्रेड क्रेडिट क्या है, ये बोरोड फंड के सोर्स है। तो एक बार आप सब प्लीज बताना बोरोड फंड का मीनिंग क्लियर हो गया सबको? ठीक है, बोरोड फंड का पैसा फिक्स टाइम के लिए मिलता है। बोरोड फंड पर हमें फिक्स रेट से क्या देना होता है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे, ठीक है। बोरोड फंड पर कंपनी हमेशा क्या देती है उनको, सिक्योरिटी। और बोरोड फंड का कंपनी के मैनेजमेंट या कंट्रोलिंग में कोई इंटरफेरेंस, अगर कंपनी उनका इंटरेस्ट या प्रिंसिपल अमाउंट की टाइमली पेमेंट नहीं करती है तो लीगल एक्शन ले सकते हैं। बोरोड फंड के कौन कौन से सोर्स है भाई, लोन से पैसा ले लिया, डिवेंचर से ले लिया, ठीक है, या पब्लिक डिपॉजिट, ट्रेड क्रेडिट, ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक समझाऊंगी, तब आपको बता दूं, क्योंकि पता होना चाहिए। और पता क्या, एक एक सोर्स को डिटेल से पढ़ोगे अपने आप ही पता लग जाएगा। यहाँ तक सारे बच्चों को समझ आ रहा है? फिर एक छोटा सा क्वेश्चन है, ओनर फंड और बोरोड फंड में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओनर फंड एज वेल एज बोरोड फंड में क्या डिफरेंस है? एक बार सारे बच्चे अपनी अपनी बुक ओपन करें। ओनर फंड एंड बोरोड फंड में डिफरेंस देखो। सबसे पहले मीनिंग भाई, ओनर फंड मींस दैट फंड व्हिच आर ऑब्टेन बाय द ओनर्स, बाय द कंपनी। एक कंपनी ओनर से जो फंड ऑब्टेन करती है उसको ओनर फंड। एंड बोरोड फंड मींस एक कंपनी ऑब्टेन द फंड फ्रॉम थर्ड पार्टी एज ए फॉर्म ऑफ लोन। जब एक कंपनी किसी थर्ड पार्टी से लोन की फॉर्म में फंड बोरो करती है तो उसको बोरोड फंड कहा जाता है। टाइम पीरियड भाई, ओनर जो फंड होता है वो परमानेंट टाइम के लिए मिल जाता है, लेकिन बोरोड फंड जो होता है वो फिक्स टाइम के लिए आपको मिलता है। सिक्योरिटी, ओनर फंड पे कंपनी कोई सिक्योरिटी, जबकि बोरोड फंड पर कंपनी क्या देती है, सिक्योरिटी देती है। कंट्रोल, जो ओनर फंड होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के मैनेजमेंट और कंट्रोल में पूरा इंटरफेयर करते हैं, बिकॉज दे आर द ओनर ऑफ द कंपनी। लेकिन जो बोरोड फंड होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के मैनेजमेंट और कंट्रोल में किसी टाइप का कोई इंटरफेरेंस ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये और भी डिफरेंस है। सोर्स, ओनर फंड कहाँ से मिलता है, शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग, जीडीआर, एडीआर, ठीक है, ये ओनर फंड के सोर्स है। क्या क्या होते हैं, जब स्टेप बाय स्टेप आएगा तो मैं इनकी डिटेल आपको बताती हूँ। बोरोड फंड कहाँ से लिया जाता है, लोन से, डिवेंचर से, ट्रेड क्रेडिट, ये बोरोड फंड के सोर्स है। राइट टू रिटर्न, बेटा ओनर फंड जो होते हैं उनको रेगुलर रिटर्न, रेगुलर डिविडेंड लेने का राइट नहीं है, क्योंकि जो ओनर फंड होल्डर होते हैं उनको लॉस होने वाले टाइम पे कोई रिटर्न, कोई प्रॉफिट, कोई डिविडेंड नहीं मिलता, जबकि बोरोड फंड होल्डर को अपना इंटरेस्ट लेने का राइट होता है, चाहे कंपनी प्रॉफिट अर्न करे, चाहे कंपनी लॉस फेस करे। रिस्क बियरर, ये जो होते हैं आपके ओनर फंड होल्डर, ये प्राइमरी रिस्क बियरर होते हैं, रिस्की पर्सन होते हैं, जबकि जो आपके बोरोड फंड होल्डर होते हैं वो कोई रिस्क बियर। अच्छा एक बात बताओ, बोरोड फंड होल्डर कोई रिस्क क्यों बियर नहीं करते? क्योंकि चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो, चाहे कंपनी को, उनको तो इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही बोरोड फंड होल्डर कंपनी के एसेट्स पर सिक्योर्ड भी होते हैं। भाई कंपनी अगर बंद भी होने वाली है तो भी बोरोड फंड होल्डर तो उस एसेट्स को सेल करके अपना पैसा ले लेंगे, तो उनको तो किसी टाइप का कोई रिस्क है ही नहीं, इसलिए बोरोड फंड पे कोई रिस्क नहीं होता है। जबकि ओनर फंड जो होता है वो रिस्की कैपिटल होती है, वो प्राइमरी रिस्क बियर होता है, सबसे ज़्यादा रिस्क वही बियर करते हैं। लेकिन अगर फायदा होता है कंपनी को, प्रॉफिट कमाती है कंपनी, तो फिर वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट भी उन्हीं को ही मिलता है, ओनर्स को ही मिलता है। लॉस होगा तो सबसे ज़्यादा लॉस भी वही बियर करेंगे। तो ये हमारा टॉपिक था कि सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस के दो सोर्स है, ओनर फंड एज वेल एज बोरोड फंड। ओनर फंड क्या होता है, उसका मीनिंग, उसके फीचर्स। बोरोड फंड क्या होता है, बोरोड फंड का मीनिंग और उसकी फीचर्स, और दोनों में डिफरेंस। फीचर्स आने के बाद तो डिफरेंस बच्चा खुद भी कर। इट्स ओके बच्चे, थैंक यू।